गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा को पढ़ेंगे। सामाजिक परिवर्तन प्रत्येक समाज की एक अनिवार्य शर्त है। अभी हम सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हम संस्कृतिकरण को पढ़ेंगे कि सामाजिक परिवर्तन प्रत्येक समाज में पाया जाता है। भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं कार्य करती रही हैं, जैसे कि संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, नगरीकरण, स्थानीयकरण, औद्योगिकरण। भारतीय समाज की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है जाति प्रथा, जो मूलतः संस्तरण पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख स्वरूप है। संस्तरण यानी कि हायरार्की, ऊपर से नीचे की ओर, तो इसको हम क्या कहते हैं? संस्तरण। और सामाजिक स्तरीकरण, जब समाज में असमानता होती है और उसको हम एक क्रम में लगा देते हैं, उच्चता और निम्नता के क्रम में लगा देते हैं, तो उसको हम स्तरीकरण कहते हैं। तो ये संस्तरण पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख स्वरूप है संस्कृतिकरण, जिसमें विभिन्न जातियों के मध्य उतार चढ़ाव की एक व्यवस्था पाई जाती है और एक जाति दूसरी जाति की तुलना में उच्च व निम्न मानी जाती है। इस व्यवस्था में परंपरागत रूप से ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ऊपर है एवं अस्पृश्यों की स्थिति सबसे निम्न मानी जाती है। जाति व्यवस्था के इन छोरों के मध्य सैकड़ों हजारों ऐसे जातीय समूह पाए जाते हैं जिनमें अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने अथवा किसी उच्च जाति के समान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की दृष्टि से किसी उच्च जाति के जीवन के तरीके या संपूर्ण जीवन विधि का अनुकरण करने की इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। और इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण नामक अवधारणा को प्रस्तावित किया है। संस्कृतिकरण की अवधारणा जब हम देखते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि इस अवधारणा को लाने का श्रेय एम.एन. श्रीनिवास को जाता है। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में परंपरागत भारतीय संरचना में सांस्कृतिक गतिशीलता की प्रक्रिया के वर्णन के लिए किया था। मैसूर में कुर्ग लोगों का अध्ययन करते समय एम.एन. श्रीनिवास ने पाया कि निम्न जातियों के लोग ब्राह्मणों की कुछ प्रथाओं का अनुकरण करने और अपनी स्वयं की कुछ प्रथाओं जैसे कि मांस खाना, शराब का प्रयोग करना, पशु बलि आदि छोड़ने में लगे हुए थे। ब्राह्मणों की वेशभूषा, भोजन संबंधी आदतें, कर्मकांड अपनाकर जाति संस्तरण में अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने का प्रयास कर रहे थे। विभिन्न जातियों द्वारा ब्राह्मणों के अनुकरण व गतिशीलता की इस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि निम्न जातियां ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य उच्च जातियों की संस्कृति का अनुकरण भी कर रही हैं। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणीकरण के स्थान पर इसको संस्कृतिकरण शब्द अधिक उनको ज़्यादा उपयुक्त लगा। तो मैसूर के ब्राह्मणों का अनुकरण किया जाना केवल विशिष्ट उदाहरण था। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने भी लिखा है कि ब्राह्मणीकरण की अपेक्षा इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए संस्कृतिकरण अधिक विस्तृत अवधारणा है, लेकिन इस शब्द के अर्थ एवं उपयोग को समय समय पर श्रीनिवास ने संशोधित भी किया। अब हम संस्कृतिकरण की परिभाषा को देखते हैं कि शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट होगा कि संस्कृति का नवीन एवं अधिक उत्तम विचार, आदर्श, मूल्य, आदत तथा कर्मकांडों को अपनाकर अपनी जीवन स्थिति को अधिक उन्नत व परिमार्जित बनाने की एक प्रक्रिया है। क्योंकि संस्कृतिकरण वास्तव में संस्कृत या संस्कृति शब्द से संबंधित है। संस्कृति शब्द संस्कार का रूपांतरण है। एक हिंदू को अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए अनेक प्रकार के संस्कारों को संपन्न करना पड़ता है, तो उसी के बाद ही वह सुसंस्कृत कहलाता है। इस दृष्टिकोण से विवेचना करने पर यह स्पष्ट होता है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न जाति या समूह के लोग अपनी जातीय या सामाजिक स्थिति को
परिशुद्ध, परिमार्जित व उन्नत करने के उद्देश्य से उच्च जाति के आदर्शों, मूल्यों, विचारों, कृतियों और संस्कारों को ग्रहण कर लेते हैं। प्रारंभ में श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की निम्न परिभाषा दी है। कौन सी परिभाषा दी है? इन्होंने ये दिया है कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति एक या दो पीढ़ियों में शाकाहारी बनकर मद्यपान को छोड़कर अपने कर्म कांड का संस्कृतिकरण करके संस्तरण की प्रणाली में अपनी स्थिति ऊंची उठाने में समर्थ हो जाती है। संक्षेप में जहाँ तक संभव हो ब्राह्मणों की प्रथाओं, अनुष्ठानों, विश्वासों को अपना लेती हैं। साधारणतः निम्न जातियों के द्वारा ब्राह्मणों की जीवन प्रणाली को प्राय अपना लिया जाता है, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से यह वर्जित है। एम.एन. श्रीनिवास ने स्वयं के अनुभवों और विद्वानों के मूल्यांकनों व सुझावों के आधार पर इस अवधारणा का विस्तार व संशोधन भी किया है। इसी प्रक्रिया में एक अन्य स्थान पर इन्होंने संस्कृतिकरण की इस प्रकार से परिभाषा दी है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा निम्न जातियाँ उच्च जातियों, विशेषकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों, संस्कारों, विश्वासों, जीवन विधि एवं अन्य सांस्कृतिक लक्षणों व प्रणालियों का अनुकरण करती है। इस परिभाषा में श्रीनिवास ने पुनः संशोधन किया और स्वीकार किया कि उन्होंने संस्कृतिकरण के ब्राह्मण प्रतिमान को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया था तथा दूसरे प्रतिमानों जैसे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को नज़रअंदाज किया। D.F. पॉकॉक ने भी दूसरे क्षेत्रों में ब्राह्मण प्रतिमान के अतिरिक्त क्षत्रिय प्रतिमान के अस्तित्व को बताया। फलस्वरूप श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की और अधिक स्पष्ट व संशोधित परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न हिंदू जाति या जनजाति या अन्य समूह अपनी प्रथाओं, कर्मकांडों, विचारधाराओं और जीवन के तरीके को उच्च और अधिकतर द्विज जाति की दिशा में बदलती है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जातीय संस्तरण में स्थानीय समाज में परंपरागत रूप से जो स्थिति उसे प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। सामान्यतः एक या दो पीढ़ी तक दावा किए जाने के बाद उसे स्वीकृति मिल जाती है और संस्कृतिकरण का अर्थ केवल नवीन प्रथाओं, आदतों को ग्रहण करना नहीं है, अपितु पवित्र और लौकिक जीवन से संबंधित नवीन विचारों, मूल्यों को भी प्रकट करना है, जिनका विवरण संस्कृत के विशाल साहित्य में अधिकतर देखने को मिलता है। कर्म, धर्म, पाप, माया, संसार, मोक्ष आदि संस्कृत के कुछ अत्यंत लोकप्रिय विचार हैं और जब लोगों का संस्कृतिकरण हो जाता है तब वे अपनी बातचीत में बहुधा इन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। तो डॉक्टर B.R. चौहान के अनुसार यह वह उपकरण है जिसके द्वारा निम्न जातियाँ, जनजातियाँ अपने व्यवहार एवं जीवन के तरीके हिंदू समाज के उच्च वर्णों के अनुसार बदलती हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जो शूद्रों की स्थिति बहुत खराब थी, तो वो अपनी जाति को परिवर्तित करने के लिए उच्च जातियों के रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, रहन सहन, खान पान, उनकी जीवन शैली, उनकी भाषा इत्यादि को अपनाने का प्रयत्न करते थे और 2, 3, 4 पीढ़ी तक जब वो इस तरीके से अपनाते रहते थे तो कुछ समय के बाद वो अपने आप को उच्च जाति होने का दावा करने लगते थे। तो इस तरीके से समाज में परिवर्तन की एक प्रक्रिया संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। श्रीनिवास ने भारतीय ग्रामीण समुदायों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में प्रबल या प्रभु जाति की भूमिका पर भी प्रकाश डाला, क्योंकि पहले तो इन्होंने कहा था कि केवल ब्राह्मणों का अनुसरण करती थी निम्न जातियाँ, लेकिन फिर इन्होंने पाया कि केवल ब्राह्मणों का ही नहीं और जो दूसरी उच्च जातियाँ हैं उनका भी वो अनुसरण कर रही हैं, तो जिससे कि वो
केवल ब्राह्मणीकरण ही नहीं, तो इस तरीके से अन्य जातियों की संस्कृति का भी अनुसरण कर रही हैं, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम संस्कृतिकरण रखा। तो श्रीनिवास ने फिर ये भी पाया कि उस गांव में जो जाति प्रबल है, जो जाति प्रभु है, उस पर भी इन्होंने कहा कि उच्च निम्न जातियों पर उस जाति का भी बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिला है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये प्रबल जाति या प्रभु जाति क्या होती है। इन्होंने प्रबल जाति का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि भारत के गांवों में प्रबल जाति वह होती है जिसकी सामाजिक परिस्थिति उस स्थान पर उच्च हो, वहाँ शिक्षा का स्तर उच्च हो, जो गांव या समुदाय में जनसंख्या की दृष्टि से अधिक हो और जिसका कृषि योग्य भूमि के बड़े भाग पर स्वामित्व हो, जो आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली हो और जातीय संस्तरण में उसका ऊंचा स्थान हो। तो सामान्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के स्तर की जातियां प्रबल जातियां होती हैं और निम्न जातियां प्रबल जातियों की संस्कृति का अनुकरण करती हैं। भट्ट का कहना है कि भारत के गांवों में आवश्यक नहीं है कि प्रबल जातियां उच्च जातियां ही हों। आपने अपने अध्ययनों में गांवों के में मध्यम एवं निम्न जातियों को भी प्रबल बताया है। संस्कृतिकरण के जिस जाति को आदर्श माना जाता है वह सांस्कृतिक संरचना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो जातीय सोपान में उसकी स्थिति नीची हो ही क्यों ना हो। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि पंजाब के कुछ भागों में जाट भूस्वामी ब्राह्मणों को अपना सेवक समझते हैं और उत्तर प्रदेश के गांवों में ठाकुर अपने गुरुओं और पुरोहितों के अतिरिक्त किसी अन्य ब्राह्मण के हाथ का भोजन नहीं खाते। कुछ भी हो, प्रभु जाति की अपनी एक स्थानीय प्रतिष्ठा होती है और अन्य जाति के लोग उसका अनुकरण करते हैं। इस प्रकार यदि स्थानीय प्रभु जाति ब्राह्मण है तो वहाँ संस्कृतिकरण की प्रवृत्ति ब्राह्मण आदर्श की ओर होगी, और यदि वह प्रभु जाति राजपूत या बनिया या कोई क्षत्रिय या वैश्य है तो वही उसका आदर्श होगा। तो इस प्रकार प्रबल जातियां अच्छे प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करने के साथ साथ संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में बाधक भी हो जाती हैं, क्योंकि शक्तिशाली होने के कारण ये गांव की अन्य नीची जातियों को ऊपर उठने नहीं देती हैं। हट्टन ने कास्ट इंडिया में दक्षिण भारत के प्रबल जाति कल्लर और हरिजनों के परस्पर झगड़े का वर्णन करते हुए बताया कि कल्लर जाति ने हरिजनों पर सोना चांदी, स्त्री पुरुषों पर अंग वस्त्र न पहनने, बाल न कटाने, छाते व चप्पल का प्रयोग न करने जैसे कई प्रतिबंध लगाए और हरिजनों द्वारा उनका पालन न करने पर उन्हें मारा पीटा और उनकी बस्तियां जला दी गई। पशु, खेत खलियान और सामान लूट लिया गया। इस तरह प्रबल जातियों ने निम्न जातियों को संस्कृतिकरण करके ऊपर उठने से रोका है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि जरूरी नहीं है कि संस्कृतिकरण के माध्यम से किसी भी जाति को जातीय संस्तरण में ऊंचा स्थान मिल जाए, यह आवश्यक नहीं है। यह बात विशेष रूप से हरिजनों पर लागू होती है। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि किसी अस्पृश्य जाति का संस्कृतिकरण कितना ही पूर्ण क्यों न हो, वह अस्पृश्यता की बाधा को पार करने में असमर्थ है। इसलिए कभी भी एक हरिजन को क्षत्रिय, वैश्य या ब्राह्मण की स्थिति को प्राप्त करते हुए नहीं देखा है। अब हम कल संस्कृतिकरण की विशेषताओं को और उसके स्रोतों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।